कहानी की शुरुआत में हम लिव और टिम नाम के एक हस्बैंड और वाइफ को देखते हैं। वो दोनों शुरुआत में बहुत अच्छे से साथ रह रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वर्तमान समय में उनके बीच बहुत दूरी बढ़ जाती है। वो किसी भी तरह एक दूसरे के साथ रहकर शांति महसूस नहीं कर पा रहे थे। तो एक दिन अचानक रात के समय लिव फैसला करती है, बहुत हो गया, अब और नहीं। अगले दिन वो अपने हस्बैंड टिम से कहती है, मैं फ्रांस चली जा रही हूँ, मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं फ्रांस जाकर अपनी जिंदगी को नए तरीके से शुरू करना चाहती हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ जा सकते हो, लेकिन अगर नहीं चाहते तो मैं अकेले ही चली जाऊंगी। टिम उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए लिव अकेले जाने के लिए घर का दरवाजा खोलती है तो उसके सिर पर जैसे आसमान ही टूट पड़ता है, क्योंकि उनके दरवाजे के सामने किसी ने ऐसा महसूस होता है कि एक ईंट की दीवार खड़ी कर दी है। ये दीवार बिल्कुल अजीब थी, पूरी तरह काले रंग की ईंटों से बनी, बहुत मजबूत और सख्त। समझने के लिए टिम अपने दरवाजे के कैमरे को देखता है, लेकिन वहाँ भी सब कुछ ब्लर हो गया था। वे बाहर निकलने के लिए घर की खिड़की खोलते हैं, लेकिन वहाँ भी वही अजीब काली ईंट की दीवार उनकी राह रोक देती है। ये सब कुछ देकर मदद के लिए लिव किसी को फोन करने जाती है, लेकिन उसके फोन में कोई नेटवर्क नहीं था। सिर्फ इतना ही नहीं, घर का वाईफाई भी बंद हो गया था। ऐसी स्थिति में टिम को बहुत डर लगा है। वह घर से बाहर निकलने के लिए उस ईंट की दीवार को धक्का देता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि दीवार बहुत मजबूत थी। वे समझ जाते हैं कि शायद इस दीवार को तोड़कर ही वे बाहर निकल पाएंगे, इसलिए वे मदद के लिए मोबाइल नेटवर्क ढूंढने लगे हैं घर के चारों ओर। लेकिन ऐसा करते हुए टिम ध्यान देता है कि जैसे ही वह उस काली ईंट की दीवार के पास मोबाइल ले जाता है, मोबाइल की डिस्प्ले अजीब तरह से ब्लिंक करने लगती है। वह समझ जाता है कि यह कोई नॉर्मल दीवार नहीं है, इसके बीच से जरूर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज निकल रहा है। खैर, इस दीवार को तोड़ने के लिए वे ड्रिल मशीन से दीवार में छेद करने की कई कोशिशें करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि दीवार इतनी मजबूत थी कि ड्रिल मशीन की नोक ही पिघल जाती थी। इसलिए वे सीधे उस काली ईंट की दीवार पर ड्रिल न करके अपने घर की नॉर्मल दीवारों पर ड्रिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वे समझ जाते हैं कि वह काली दीवार असल में उनके पूरे घर के चारों तरफ ब्लॉक कर चुकी थी। वे बिल्कुल नहीं समझ पा रहे थे कि ये सब हो क्या रहा है। तभी उन्हें उनके पास के कमरे से दो लोगों की आवाज सुनाई देती है, जो मदद के लिए चिल्ला रहे थे। ये सब सुनकर वे अपने कमरे की ड्रिल मशीन से ड्रिल करते हैं और पाते हैं कि उनके पड़ोसी मर्फी और एना दोनों उनके कमरे में फंस गए हैं। यहाँ मर्फी और एना के फोन में भी कोई नेटवर्क नहीं था। वे इतने डर गए थे कि उन्होंने तो मान ही लिया था कि यहाँ से शायद वे बच नहीं पाएंगे। ये सब देखकर टिम अपने कमरे का पानी सप्लाई चेक करता है और समझता है कि यहाँ पानी की सप्लाई भी बंद हो गई है। ये सब देखकर लिव चिल्लाते हुए रोने लगती है और टिम उसे सांत्वना देता है और कहता है, देखो, हमारे पास यहाँ से निकलने का कोई न कोई रास्ता होगा। मैंने ऐसा ही एक वीडियो गेम बहुत पहले देखा था। लिव कहती है, ये कोई वीडियो गेम नहीं है, ये वास्तविकता है। मैंने तुम्हें कल ही कहा था कि हम फ्रांस चले जाएं, तुम नहीं गए और आज हमारी ये हालत है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि कुछ महीने पहले लिव का मिसकैरेज हुआ था। उसके बच्चे के खो जाने के बाद से उनके बीच दूरी बढ़ गई थी। वे पहले जैसी नजदीकी और मेलजोल नहीं रख पा रहे थे। इसी वजह से लिव ने फैसला किया था कि वह इस शहर को छोड़कर फ्रांस जाकर नई जिंदगी शुरू करेगी। लेकिन टिम अचानक अपना पुराना काम छोड़ नहीं सकता था, इसलिए वह यहीं रहना चाहता था। ये सब देखकर फ्रस्ट्रेट होकर टिम अपना मोबाइल उस काली दीवार की तरफ फेंक देता है और ध्यान से देखने पर वह पाता है कि उसके फोन का एक हिस्सा दीवार के साथ चुंबक की तरह अटक गया है। जब वह उस हिस्से को हिलाता है तो वह फिर से दीवार के साथ अटक जाता है। इतनी देर में लिव कॉफी बनाकर टिम के पास आती है और उससे माफी मांगती है, क्योंकि वह भी समझ चुकी थी कि किस्मत पर असल में किसी का हाथ नहीं होता। वहीं टिम समझ जाता है कि यह दीवार मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकती है, इसीलिए वह जिज्ञासु होकर घर के विभिन्न लोहे के सामान को दीवार के पास ले जाकर चुकाता है। लेकिन तभी दीवार कांपने लगती है और वे सभी चीजें उनके ऊपर फेंक देती हैं। टिम अपनी पत्नी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और इन चीजों के टकराने से उसके पीठ के कई हिस्से कट जाते हैं। ऐसी स्थिति में उसकी पत्नी धीरे धीरे उन लोहे के टुकड़ों को उसके पीठ से खींचकर निकालने लगी है। ये सब खत्म होने के बाद जब वे दोनों बैठकर बातचीत कर रहे थे, तभी पास के कमरे से उन्हें एना की चीख सुनाई देती है। तुरंत वे दोनों उस छेद के जरिए एना के कमरे में देखते हैं, जहाँ सारे सामान बिखरे हुए थे। लेकिन एना को पुकारने के बावजूद वे उसे कहीं नहीं देख पाते, इसलिए टिम और लिव मिलकर दीवार को और बड़ा करके तोड़ देते हैं। फिर टिम हाथ में बेसबॉल बैट लेकर एना के कमरे की तरफ बढ़ता है। वहाँ वे फर्श पर कुछ खून के छींटे देखते हैं। थोड़ी दूरी तय करने पर वे कमरे के एक कोने में एना को बेहोश पड़ा देखते हैं। वे किसी तरह एना को उठाते हैं, लेकिन तभी पीछे से मर्फी आता है और टिम पर हमला कर देता है। वह टिम का गला पकड़कर उसे मारने की कोशिश करता है। यह देखकर लिव दौड़ती है और पीपर स्प्रे से मर्फी को रोक देती है। इसके बाद टिम उसे बैट से कुछ वार करता है। तभी एना दौड़ती हुई आती है और अपने बॉयफ्रेंड को बचा लेती है। वह कहती है कि मर्फी की कोई गलती नहीं है, उसने बस गलती से दीवार तोड़ते समय मुझे चोट पहुंचा दी। लेकिन टिम उसकी बात बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं था, इसलिए वह मर्फी के हाथ बांध देता है। फिर टिम एना के कमरे के चारों ओर देखता है कि कोई जरूरी चीजें तो नहीं है, और एक जगह उसे नो एंट्री लिखा स्टोरेज रूम का दरवाजा दिखता है। वह दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है और वहाँ एक कुल्हाड़ी और कुछ कैमरे पाता है। फिर टिम उसी कुल्हाड़ी से उस काली दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन दीवार पर कोई असर नहीं पड़ता। इस बीच मर्फी का होश वापस आ जाता है। उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसने क्या किया। तब एना उसे सब कुछ समझाती है कि मर्फी ने उनके ऊपर कैसे हमला किया। ये जानकर मर्फी सभी से माफी मांगता है। असल में बहुत ज्यादा तनाव में मर्फी ने अपनी डिप्रेशन की दवा कुछ अधिक खा ली थी, जिसके कारण वह इतना हिंसक हो गया था। इन सब के बीच लिव के दिमाग में एक आइडिया आता है। उसे लगता है कि ये बिल्डिंग्स तो असल में सैकड़ों साल पुरानी है। हो सकता है
है कि इस बिल्डिंग के नीचे बेसमेंट में कोई वाटर शेल्टर या बंकर मौजूद हो और ऐसे शेल्टर आमतौर पर अंडरग्राउंड रास्तों के जरिए सीधे रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। इसीलिए वे फैसला करते हैं कि अब बिल्डिंग की दीवार नहीं बल्कि फर्श तोड़कर नीचे की तरफ जाया जाए। जैसा सोचा वैसा ही किया। टिम कुल्हाड़ी से कमरे का फर्श तोड़ना शुरू कर देता है और किस्मत से इस बार फर्श के नीचे कोई काली दीवार नहीं होती। बहुत जल्दी वे फर्श तोड़कर नीचे की मंजिल के कमरे में पहुंच जाते हैं। वहाँ माइकल नाम का एक बुजुर्ग सीधे टिम पर बंदूक तान देता है। टिम माइकल को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि देखिए, हम आपके घर में लूटपाट करने नहीं आए हैं, हम सिर्फ यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं। इन बातों के बावजूद जब माइकल शांत नहीं होता तभी पीछे से उसकी पोती लिया आती है और उसे समझाती है, देखो दादा भाई, अगर हम सब ऐसे ही यहाँ फंसे रहे तो कुछ ही दिनों में खाना पानी के बिना मर जाएंगे। इससे बेहतर है कि हम इन लोगों के साथ कोऑपरेट करें ताकि हम सब मिलकर यहाँ से निकल सकें। ये सब सुनकर माइकल थोड़ा शांत हो जाता है। तभी ऊपर से धीरे धीरे एना, उसका बॉयफ्रेंड और लिव नीचे उतर आते हैं। यहाँ टिम मर्फी के हाथों की रस्सी भी खोल देता है। अब सभी मिलकर उस कमरे का फर्श तोड़ने के काम में लग जाते हैं। इस बीच लिया बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी क्योंकि सुबह से उसके फोन से कोई भी मैसेज एंड नहीं हो पा रहा था। लिया लिव से कहती है कि सुबह जब मैं बाथरूम गई थी तभी से मैं इस काली दीवार को देख रही हूँ। खैर, इन्हीं बातों के बीच छत से टूटकर गिरे स्मोक डिटेक्टर के अंदर टिम को एक कैमरा मिलता है। इससे उसके मन में शक पैदा हो जाता है। वह माइकल से पूछता है, क्या तुमने स्मोक डिटेक्टर के अंदर कैमरा लगाया है? माइकल जवाब देता है, कैमरे के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। ये स्मोक डिटेक्टर तो कुछ महीने पहले फ्रेडमैन मेरे घर में लगा कर गया था। यहाँ फ्रेडमैन इस बिल्डिंग का मालिक था जिसने हाल ही में पूरी बिल्डिंग को काले कपड़े से ढक दिया था क्योंकि 100 साल पूरे होने पर इस बिल्डिंग की मरम्मत का काम शुरू किया गया था। शक दूर करने के लिए टिम और मर्फी कमरे का एक और स्मोक डिटेक्टर खोलते हैं और वहाँ भी उन्हें कैमरा मिलता है। तब वे समझ जाते हैं कि फ्रेडमैन शायद बहुत पहले से ही उन सब पर नजर रखे हुए था। यही लिव सबको बताती है कि फ्रेडमैन का फ्लैट उनके इस कमरे से सटा हुआ है। वह कहती है, चलो दीवार तोड़कर फ्रेडमैन के घर चलते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। जैसा सोचा वैसा ही किया। वे दीवार तोड़कर फ्रेडमैन के फ्लैट में पहुंच जाते हैं। वहाँ उन्हें बहुत ही कीमती और महंगे एंटीक सामान दिखाई देते हैं, लेकिन पूरे कमरे में फ्रेडमैन कहीं नहीं था। इसीलिए वे थोड़ी और खोजबीन करते हैं और देखते हैं कि किसी ने फ्रेडमैन को वहाँ मार दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके दोनों हाथ भी काट दिए गए थे। ये सब देखकर लिव बहुत ज्यादा डर जाती है और रोने लगी है। ये देखकर टिम उसे सांत्वना देने आता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। बेचारी लिव बहुत डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। इस बीच टिम फ्रेडमैन का मोबाइल चेक करता है और पाता है कि वहाँ काली दीवार की कई तस्वीरें ली गई हैं। कोई उपाय न पाकर वे फिर से कमरे का फर्श तोड़ने में लग जाते हैं। इसी बीच टिम माइकल से पूछता है, क्या तुमने पिछले कुछ दिनों में फ्रेडमैन के कमरे से कोई आवाज सुनी थी? क्योंकि फ्रेडमैन को यहाँ मारा गया है, वह तो जरूर चिल्लाया होगा। लेकिन बूढ़े माइकल कहते हैं, मैंने कुछ नहीं सुना। हालांकि ये कहते हुए वह बहुत डर रहा था, इसलिए वह जल्दी से अपनी कुछ दवाएं खा लेता है। इस बीच टिम एक अखबार में खबर देखता है कि कल उनके स्थानीय समुद्री बंदरगाह में एक भयानक आग लग गई थी। इसलिए टिम सबको कहता है कि शायद कल बंदरगाह की उस आग की वजह से ही हमें इस तरह बंद किया गया है। लेकिन बाकी लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि बंदरगाह हमारे घर से बहुत दूर है। खैर, जब वे फिर से फर्श तोड़ने जा रहे थे तभी छत गिर जाती है और टिम, मर्फी और एना नीचे गिर जाते हैं। इस हादसे में टिम काफी घायल हो जाता है। तभी ऊपर से एक सीढ़ी के माध्यम से लिव नीचे आती है और टिम को देखती है। बेचारा टिम इस चोट के बावजूद इस बार लगभग जिंदा बच जाता है। खैर, ये सब देखकर बूढ़े माइकल को नीचे उतरने का साहस ही नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि शायद वह नीचे गिरकर मर जाएगा, लेकिन उसकी पोती किसी भी हालत में उसे अकेला नीचे नहीं जाने देगी। ये सब देखकर बाकी लोग माइकल और उसके ऑक्सीजन सिलेंडर समेत सभी को सुरक्षित नीचे ले आते हैं और नीचे की फ्लोर पर उनका सामना यूरी नाम के एक व्यक्ति से होता है। यह आदमी असल में इस फ्लैट का मालिक एंटनी का दोस्त था, लेकिन यूरी उन्हें बताता है कि एंटनी असल में कुछ घंटे पहले ही हार्ट अटैक से मर चुका था और यह सब उस मैग्नेटिक दीवार की वजह से हुआ। ये सब सुनकर लिया को थोड़ी शंका होती है। वह कमरे में कुछ कागज देखती है जिन पर कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन लिखे हुए थे। लिया कागजों को देखते हुए यूरी से पूछती है और यूरी कहता है कि उसका दोस्त असल में उन मैथ्स के सवालों को सुलझाने के लिए बहुत ज्यादा तनाव में था, इसी वजह से उसका हार्ट अटैक हुआ। ये सुनकर लिया की शंका और बढ़ जाती है क्योंकि यूरी ने थोड़ी पहले कहा था कि दीवार की वजह से उसका दोस्त मर गया। खैर, लिया जैसे ही वहाँ से जाने लगती है, यूरी उन कागजों को फाड़ कर फेंक देता है। यह देखकर हमारे मन में भी इस आदमी के बारे में शक पैदा होता है। खैर, तब तक इस फ्लैट में रहने वाले बाकी लोग फ्लैट का फर्श तोड़ चुके थे। वे आखिरकार बेसमेंट तक पहुँच जाते हैं। वहाँ के एक पुराने दरवाजे को तोड़कर वे थोड़ी दूरी तय करते हुए एक बंकर के अंदर पहुँचते हैं। वहाँ एक और दरवाजा होता है और यही संभवतः वह दरवाजा है जिससे वे बाहर निकल पाएंगे। हालांकि दरवाजा बहुत अच्छे से सील किया गया था, फिर भी वे सब मिलकर कुल्हाड़ी से उसे खोलने की कोशिश करते हैं। इस सब को ऊपर से यूरी बहुत ध्यान से देख रहा था। कुछ ही देर बाद वे दरवाजा तोड़ देते हैं, लेकिन दरवाजा खुलते ही सब हताश हो जाते हैं क्योंकि वहाँ भी वही काली दीवार खड़ी थी। यह देखकर मर्फी बहुत गुस्से में आ जाता है और कुल्हाड़ी से उस दीवार पर अंधाधुंध वार करने लगता है। लेकिन जैसा कि हम पहले से जानते हैं, इससे दीवार पर हल्की खरोंच तक नहीं आती। मर्फी की इस पागलपन को देखकर माइकेल अपना बंदूक तान लेता है और मर्फी को शांत होने को कहता है, लेकिन मर्फी शांत नहीं होता, बल्कि माइकेल की बंदूक छीनकर दीवार की तरफ अंधाधुंध गोली चलाने लगता है। कुछ
कुछ ही समय में वे देखते हैं कि दीवार के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सारी गोलियां हवा में तैर रही हैं। यह देखकर टिम तुरंत सभी को फर्श पर लेट जाने को कहता है, क्योंकि उसे पता था कि अब गोलियां उल्टी दिशा में आएंगी। और ऐसा ही होता है, सभी फर्श पर लेट जाते हैं, लेकिन बूढ़ा माइकेल किसी भी तरह नीचे नहीं हो पाता, जिसके कारण गोलियों के सीधे वार से उसकी मौत हो जाती है। माइकेल की पोती लिया अपने दादाजी को इस हाल में देखकर फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन अब जिंदा रहना है तो उन्हें कोई न कोई दूसरा रास्ता ढूंढना ही होगा। इसलिए वे सब फिर से ऊपर यूरी के फ्लैट में लौट आते हैं। वहाँ वे आपस में चर्चा करने लगे हैं। तभी अचानक एना को महसूस होता है कि शायद उन्हें यहाँ जानबूझकर फंसाया गया है, क्योंकि बचपन में एक बार साइकिल चलाते समय उससे गलती से एक आदमी की मौत हो गई थी। वह बाकी लोगों से पूछती है कि क्या तुम सबकी जिंदगी में भी ऐसा कोई हादसा हुआ है? यह सुनकर यूरी कहता है, हाँ, पुलिस की नौकरी के दौरान मैंने भी एक एनकाउंटर किया था। लिया भी कहती है, मेरी माँ कैंसर की वजह से मर गई थी। उधर मर्फी फूट फूट कर रो रहा था, क्योंकि उसकी वजह से बूढ़े माइकेल की जान चली गई थी। अब सबकी नजर टिम और लिव पर जाती है। टिम कुछ नहीं बोलता, लेकिन लिव उन्हें बताती है कि हाल ही में उसके पेट में पल रहा बच्चा मर गया था। यह सुनकर टिम बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि यह बात किसी और को पता चले। गुस्से में वह पास के एक कमरे में चला जाता है। लिव उसके पीछे पीछे जाती है और कहती है, अरे हम शायद इस घर में बंद होकर ही मरने वाले हैं। अगर यहाँ किसी को कुछ बता दिया तो क्या हो जाएगा? और तुम मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने अपना बच्चा खराब कर दिया क्या? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन फिर भी उस घटना के बाद तुमने मुझे छोड़ दिया। तुम पूरे दिन अपने काम में व्यस्त हो जाते, लेकिन तुम कभी यह समझने की कोशिश नहीं करते कि उस घटना ने मुझे कितना दर्द दिया। मैंने अपना बच्चा खोकर कितना दुख झेला, और वह दुख मैं तुम्हारे साथ भी शेयर नहीं कर पाई। सब कुछ मुझे अकेले ही सहना पड़ा। ये सब बातें कहकर लिव वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वे सब मिलकर फैसला करते हैं कि वे फ्रेडमैन के फ्लैट में जाकर यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढेंगे। ये सुनकर लिया कहती है, हमें हमारे दोस्त एंटनी द्वारा तैयार किया गया वह मैथमेटिकल इक्वेशन जरूर देखना चाहिए। लेकिन यूरी कहता है, फिक्र मत करो, मैंने सब कुछ देख लिया है। इसके जरिए कुछ भी हल नहीं किया जा सकता। खैर, इसके बाद वे सब फ्रेडमैन के फ्लैट में अलग अलग चीजों की खोजबीन करने लगे हैं। इसी बीच लिया यूरी की बात न मानकर एंटनी द्वारा बनाया गया वह मैथमेटिकल इक्वेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग देखती है, जिसमें इस दीवार जैसी एक तस्वीर थी, और उस तस्वीर के चार्ट में अलग अलग स्पॉट्स दिखाए गए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, वे एंटनी का बिजनेस कार्ड देकर यह भी पता लगाते हैं कि वह नैनो डिफेंस के लिए काम करता था। और इस दीवारों को देखकर ऐसा लगा है कि ये दीवारें नैनो रोबोट्स की मदद से बनाई गई थी। ये सब देखकर लिया यूरी से पूछती है, इतना कुछ जानने के बावजूद तुमने हमें क्यों नहीं बताया? यूरी कहता है, अरे मैं तो सिर्फ एंटनी को एक अच्छे दोस्त के रूप में जानता था, लेकिन वह कहाँ काम करता है, किस विषय पर काम करता है, इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। इसी बीच लिया एंटनी के ड्रॉअर में खोजबीन करती है और एक टूटा हुआ लैपटॉप और मोबाइल पाती है। ये देखकर यूरी कहता है, मेरा दोस्त काम करते करते इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि उसने ये सब तोड़ फोड़ कर दिया। इस बीच टिम और मर्फी फ्रेडमैन के कमरे में खोजबीन करते हुए पाते हैं कि उसका यह कमरा नॉर्मल कमरों की तुलना में काफी छोटा है। इसलिए टिम कमरे की एक दीवार को हाथ से धक्का देता है और समझ जाता है कि इस दीवार के पीछे कुछ है। उसी समय मर्फी कमरे के एक ड्रॉअर में एक रिमोट कंट्रोल पाता है, जिससे इस दीवार को खोला जा सकता है। लेकिन उन्हें उस रिमोट का पासवर्ड पता नहीं था। लेकिन टिम के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह रिमोट के ऊपर पाउडर छिड़क देता है। इससे पता चलता है कि मिस्टर फ्रेडमैन ने आखिरी बार रिमोट के कौन कौन से बटन प्रेस किए थे। इस तरह वे पासवर्ड आसानी से डिकोड कर लेते हैं। इसी बीच लिया और लिव दोनों उन कागजों को एनालाइज करने लगती हैं जिन्हें यूरी ने नष्ट करने की कोशिश की थी। इन कागजों में वे एक अजीब सा कोड पाती हैं। यह देखकर पीछे से यूरी हंसते हुए कहता है, जैसे ही आप ये दीवारें खोलेंगे, खतरनाक रेडिएशन कमरे में फैल जाएगा और हम सब मर जाएंगे। लेकिन उसकी बात खत्म होने से पहले एना वहाँ पहुँच जाती है और कहती है, हमने मिस्टर फ्रेडमैन के कमरे में एक चीज पाई है, देखो। वे सभी मिस्टर फ्रेडमैन के कमरे में जाते हैं और पाते हैं कि टिम तब तक रिमोट से दीवार खोल चुका है। इस दीवार के पीछे एक कंट्रोल रूम था, जहां कई कंप्यूटर्स के जरिए मिस्टर फ्रेडमैन शायद हर फ्लैट के कैमरा फुटेज देखता था। सीसी कैमरा फुटेज देकर वे देखते हैं कि आधी रात को अचानक एक काले बादल जैसी चीज आई और उन दीवारों को बना दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, कैमरा फुटेज देखकर वे समझते हैं कि एंटनी वास्तव में किसी और जगह मर गया था। तो फिर उसका शरीर बिस्तर पर कैसे पहुंचा? वे यूरी से इसके बारे में पूछने ही वाले थे, लेकिन तब तक यूरी वहां से जा चुका था। इसलिए मर्फी उसे ढूंढने उसके पीछे चलता है। वहीं लिया एंटनी के मृत शरीर का निरीक्षण करते हुए पाती है कि उसके गले पर काला दाग है। इसका मतलब है कि एंटनी हार्ट अटैक से नहीं मरा। इसी बीच सीसीटीवी फुटेज में टिम देखता है कि कल रात यूरी अचानक एंटनी के घर आया और कुछ ऐसा किया जिससे ये काली दीवारें बन गईं। इसे देखकर एंटनी उसे रोकने की कोशिश करता है और तभी यूरी एंटनी पर हमला कर देता है और उसका गला दबाकर उसे मार देता है। वे सब बहुत डर जाते हैं। इस बीच मर्फी यूरी को ढूंढते ढूंढते उसके कमरे में पहुंच जाता है, जहां यूरी एंटनी द्वारा बनाई गई सभी इक्वेशंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग्स जला रहा होता है। इसी बीच बच्ची लिया की मर्डर कर दी गई थी और उसका शव फर्श पर पड़ा था। ये देखकर मर्फी बहुत डर जाता है, लेकिन यूरी उसे समझाता है, देखो ये दीवारें हमारी सेफ्टी के लिए बनाई गई हैं, इसलिए बाहर जाकर मरने से बेहतर है कि अंदर जितना हो सके जिंदा रहो। तभी टिम माइकेल की बंदूक लेकर यूरी को पकड़ने आता है। वह देखता है कि यूरी मर्फी का गला दबा रहा है, लेकिन बंदूक देखकर यूरी मर्फी को छोड़ देता है और अब टिम से बंदूक छीनने की कोशिश करता है। मर्फी को छोड़ते समय यूरी गिरता है और सिर में चोट लगती है। इसी मौके पर यूरी टिम को फर्श पर फेंकता है और उसे घुटनों से दबाकर मारने की कोशिश करता है। सौभाग्यवश पीछे से मर्फी यूरी के सिर पर वार करता है और उसे बेहोश कर देता है। वह यूरी को मारने के
लिए फर्श पर पड़े माइकेल की बंदूक को उठाने ही वाला था कि तभी लिव वहां आकर उसे रोक देती है। क्योंकि सिर्फ यूरी ही इन दीवारों को खोलने का तरीका जानता था, इसलिए यूरी हंसते हुए फिर से उन पर हमला करता है, लेकिन इस बार टिम उसे मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद वे यूरी के बैग की जांच करते हैं और उसमें विभिन्न वैज्ञानिक थ्योरीज और इंजीनियरिंग की किताबें पाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि यूरी ने लिया को इसलिए मारा था क्योंकि लिया शायद उस मैथमेटिकल इक्वेशन के जरिए इस दीवार को खोलने का रास्ता जान गई थी, बिल्कुल एंटनी की तरह। फिर भी बाहर निकलने के लिए वे कैमरा फुटेज चेक करते रहते हैं। साथ ही जले हुए कागजों की जांच करने पर वे पाते हैं कि उन पर अजीब अजीब तरह के पैटर्न बनाए गए हैं। इसके अलावा उस अजीब दीवार की ईंटें हर एक अलग अलग साइज की थीं, जो वास्तव में निर्माण के काम को और कठिन बनाती हैं। यानी यह होना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। इस बारे में पूछताछ करने के लिए वे यूरी को बुलाते हैं। तब तक उन्होंने यूरी को बांध भी दिया था, लेकिन यूरी को जोर जोर से मारने के बावजूद वह कुछ नहीं बोल रहा था। तब टिम गुस्से में आकर उसके कंधे पर एक गोली चला देता है। अब बचने के लिए यूरी उन्हें बताता है कि ये दीवारें असल में एक डिफेंस सिस्टम का हिस्सा हैं। असल में कल बंदरगाह में आग लगने की वजह से ये दीवारें एक्टिव हो गई थीं। लेकिन मर्फी उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मान रहा था, इसलिए वह फिर से यूरी को मारने लगा है। इसी बीच एना रिकॉर्डेड वीडियो में कुछ देखती है। वे सब मिलकर उस वीडियो को अच्छे से एनालाइज करते हैं और समझते हैं कि एंटनी ने असल में इन दीवारों को खोलने के लिए एक ऐप बनाया था। उस ऐप के जरिए अगर दीवार को स्कैन किया जाता तो दीवार खुल जाती। इसलिए वे जल्दी से एंटनी का टूटा हुआ मोबाइल निकालते हैं और फिर किसी तरह उस टूटी मोबाइल से डेटा लैपटॉप में भेजते हैं। नए एक फोन में वे वह ऐप इंस्टॉल करते हैं और आखिरकार वे उस स्पेशल ऐप को पाते हैं जिससे दीवार को खोला जा सकता था। वे तुरंत उस ऐप के जरिए दीवार को स्कैन करते हैं और मोबाइल ऐप में 4 पॉइंट्स दिखते हैं। उन चारों पॉइंट्स पर क्लिक करते ही दीवार एक तरह के लिक्विड में बदल जाती है और नरम हो जाती है। ऐसा देखकर एना टेस्ट करने के लिए अपनी हाथ उस लिक्विड के अंदर डाल देती है। उसे महसूस होता है कि यह जगह काफी गर्म है और दीवार के दूसरी तरफ कुछ हलचल हो रही है। ये सब देखकर बंधा हुआ यूरी चिल्लाकर कहता है, ऐसा मत करो, ये बहुत खतरनाक है। ये सुनते ही मर्फी गुस्से में यूरी को एक घूंसा मारता है और एना से कहता है कि जल्दी से दीवार से अपना हाथ बाहर निकाल ले। लेकिन तभी वह दीवार फिर से सख्त होने लगी है। सिर्फ इतना ही नहीं, दीवार एना के शरीर का आधा हिस्सा अपने अंदर खींच लेती है। बाकी सब लोग एना को बाहर खींचने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि तब तक दीवार पूरी तरह सख्त हो चुकी थी और एना का शरीर आधा कटकर बाहर रह जाता है। ये देखकर सभी लोग दहशत में आ जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि शायद इसी तरह मिस्टर फ्रेडमैन की भी मौत हुई थी। उनकी हालत देखकर यूरी हंसते हुए कहता है, तुम में से कोई भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा, सबको मरना होगा। ये सुनकर गुस्से से पागल होकर मर्फी यूरी को गोली मार देता है और फिर अपनी गर्लफ्रेंड को खोने के दर्द में वह खुद भी मर जाता है। ये सब देखकर टिम और लिव दोनों पूरी तरह टूट जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि अब वे भी यहाँ फंस कर मर जाएंगे। आखिरी बार टिम अपनी पत्नी से कहता है, मुझे माफ कर दो, मिसकैरेज के बाद मैं इतना टूट गया था कि सबसे अलग हो गया। मैं तुम्हें समय नहीं दे पाया, तुम्हारे साथ खड़ा नहीं रह पाया, मुझे एक बार फिर माफ कर दो। ये कहते हुए वे दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और तभी टिम के दिमाग में एक आइडिया आता है। उसे लगता है कि शायद उसने बटन गलत तरीके से दबाए थे, इसी वजह से दीवार पूरी तरह खुलने के बजाय सिर्फ लिक्विड में बदल गई थी। क्योंकि उसने स्कैन करते समय देखा कि मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहे 4 बटन अलग अलग तरीके से ब्लिंक कर रहे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि कौन सा बटन कब प्रेस करना है, इसलिए उन्होंने फिर से रिकॉर्डेड फुटेज देखकर यह समझने की कोशिश की कि एंटनी ने कौन से बटन कब प्रेस किए थे। ये समझते ही जब वे ऐप के जरिए दरवाजा खोलने के लिए तैयार हो रहे थे, तभी यूरी होश में आता है और टिम पर हमला कर देता है। फिर वह लिव को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। लिव अपने जीवन की रक्षा के लिए पीछे हटे हुए छत से नीचे गिर जाती है। तब टिम पीछे से दौड़कर यूरी को एक लात मारता है, जिससे यूरी भी नीचे गिर जाता है। अब अपनी पत्नी को बचाने के लिए टिम भी नीचे कूद पड़ता है। इसके बाद टिम अपनी पत्नी को लेकर बेसमेंट से बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन यूरी हथियार लेकर उनका पीछा कर रहा होता है। एक समय टिम किसी तरह यूरी को दरवाजे के दूसरी तरफ फंसा देता है। फिर वह लिव से दरवाजा स्कैन कर खोलने के लिए कहता है। लिव अब सही तरीके से स्कैन करती है और दरवाजा खोल देती है, लेकिन तब भी टिम और यूरी आपस में लड़ रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में अपनी पत्नी को बचाने के लिए टिम उसे इंतजार न करने को कहता है, लेकिन लिव किसी भी हालत में अपने पति को छोड़ना नहीं चाहती। तभी यूरी टिम को मारने के लिए आता है। लिव पीछे से हथौड़े से यूरी के सिर पर वार करती है और उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद दोनों आखिरकार इस कमरे से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि पूरा शहर इतनी काली सख्त दीवारों से ढका हुआ है। वे जल्दी से अपनी कार में बैठते हैं और शहर छोड़कर किसी ऐसी जगह भाग जाते हैं जहाँ ऐसी कोई काली दीवारें न हो। और इसी घटना के साथ आज की यह कहानी खत्म हो जाती है।